क्लास इंग्लिश। तो देखो हॉर्नबिल का अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मतलब इस चैप्टर में एक ऐसे परिवार के बारे में बताया गया है जिसने पूरी तरह से हर मुश्किल को लड़ा और उस पर क्या हासिल करी, विजय। तो इस चैप्टर में बताया जाएगा कि एक परिवार है जो समुद्री यात्रा पर निकलता है। इस चैप्टर में वो परिवार समुद्री यात्रा पर निकलता है और बिल्कुल उसी तरह की समुद्री यात्रा पूरी दुनिया का जो समुद्र है उसकी वो जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो देखो यहाँ पर एक आदमी है और एक औरत है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है। एक तो ये होता है रिकॉर्ड तोड़ना और एक होता है शौक होना। तो इन्हें इस बात का शौक भी है, मतलब इनका सपना है, इन्होंने सपना देख रखा है कि हम भी पूरे वर्ल्ड की जो समुद्री यात्रा है, जो सी जर्नी है, अपने जीवन में उसको पूरा करना चाहते हैं। और सिर्फ शौक ही नहीं है, इन्होंने पर्टिकुलरली प्रोफेशनल तरीके से इस चीज की ट्रेनिंग ली है। कम से कम 10-15 साल 16 साल तक इन्होंने इस चीज की क्या ली है, ट्रेनिंग ली है प्रॉपर समुद्री यात्रा करने के लिए कि कैसे की जाती है। उसमें ये सिखाया जाता है कि अगर कोई परेशानी हो जाती है यात्रा के दौरान तो तुम्हें उस परेशानी से कैसे निपटना है। तो सारी बातें सिखाई जाती है। तो इस परिवार ने, ये है हस्बैंड वाइफ और इनके साथ इनके बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो ये यात्रा पर निकलते हैं और यात्रा के दौरान इतनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, शायद उनकी जगह मैं होता या तुम लोग होते तो तुम या मैं हार मान जाता। लेकिन कहानी के अंदर लेखक की इतनी बुरी तरह दुर्गति हुई फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसने अपनी ये जर्नी कंप्लीट करी। तो एक बार जो कैप्टन जेम्स कुक के बारे में तुमने सुना होगा, कैप्टन, कहानी से हटकर मैं बोल रहा हूँ, कैप्टन जेम्स कुक जो थे उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड की समुद्री यात्रा पूरी करी थी रियलिटी में। तो इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, इन हस्बैंड वाइफ के दिमाग में, कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या फिर हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो हम भी बनाना चाहते हैं। तो उस तरह से ये अपना सपना देख रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए अब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो मैंने तुम्हें इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा लिंक दे दिया 2-3 मिनट का, उससे ये कहानी तुम्हें समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो अब कहानी की हम ब्रीफ समरी पढ़ेंगे और पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर का नाम बताऊंगा क्योंकि चैप्टर के नाम के अंदर भी बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। तो देखते हैं। तो देखो चैप्टर 2 नोट तुम लोग के पास है इस समय। वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरे नहीं। अफ्रेड का मतलब होता है डरना और डाई का मतलब होता है मरना, मतलब हम मरने से डरे नहीं। कौन ये बात बोल रहा है? वो और उसका परिवार। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, मतलब अगर हम एक साथ होंगे, या फिर तुम नॉर्मली सोचो सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, हालात कितने भी बेकार क्यों ना हो, हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, जब सब एक साथ होते हैं तो सिचुएशन से निपटना या उस स्थिति का सामना करना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, यूनिटी बन जाती है। तो इस चैप्टर का नाम ही इस वजह से रखा गया है कि हम मरने से डरे नहीं यदि हम सारे एक साथ थे। मतलब अगर हम हमेशा एक साथ रहेंगे तो कभी भी हम डर नहीं सकते और हर तरह की परेशानी का बहुत ही ज्यादा हिम्मत के साथ हम सामना करेंगे तो वो परेशानी ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट समरी। तो देखो तुम लोगों को समरी समझने में बहुत आसानी रहेगी। मैंने क्या करा है, मैंने बोल्ड लेटर्स में हेडिंग भी बनाया है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर क्या बताया जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होएगी समरी तब जब उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, तब नहीं, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन है जो सपना देख रहे हैं यात्रा करने का। ठीक है, वो किसके रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बातें इंट्रोडक्शन में जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं। अ ड्रीम टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। वॉयज का मतलब होता है यात्रा, और समुद्री यात्रा कहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और ड्रीम का मतलब होता है सपना और डुप्लीकेट का मतलब होता है एक जैसा। कहने का मतलब ये, इन्होंने भी सपना देखा है,
पूरे दुनिया की यात्रा करने का, समुद्री यात्रा का इन्होंने क्या देखा है, एक सपना देखा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से किसने रिकॉर्ड बनाया था, कैप्टन जेम्स कुक ने। इनका भी यही एक सपना है कि ये भी उसी की तरह बिल्कुल डुप्लीकेट काम करेंगे। मतलब काम तो खैर मेहनत से करेंगे, लेकिन डुप्लीकेट तो माना जाएगा ना, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह कर रहे हैं। इनके दिमाग में ये सपना बैठा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट, द नरेटर जो कि लेखक है, अ 37-year-old बिजनेसमैन, 37 वर्ष का एक बहुत ही पुराना, ठीक है, ओल्ड को तुम बूढ़ा नहीं कह सकते है ना, काफी पुराना बिजनेसमैन है, ठीक है, मतलब माहिर है, अच्छा खासा बिजनेसमैन है ये। एंड हिज वाइफ मैरी have dreamed to voyage around the world like the famous Captain James Cook। तो जो लेखक है 37 वर्ष का, उसकी जो वाइफ है मैरी, दोनों ने सपना देखा हुआ है कि वो भी पूरे संसार की समुद्री यात्रा करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रसिद्ध कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी अपने टाइम में, है ना। मतलब ये उस रिकॉर्ड को बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये उसके रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, ये अपना नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, है ना, इनका सपना है। और देखो सबसे बड़ी बात होती है, सपने देखने में कुछ नहीं जा रहा, सपने को पूरा करने के लिए इंसान को क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदा सपने देखे चला जा रहा है और मेहनत कुछ कर नहीं रहा है, वो बात तो फिर गलत है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ सपना ही नहीं देखा है, इन्होंने इसके लिए प्रॉपर तरीके से खुद को प्रोफेशनल बनाया है, अपनी स्किल्स को डेवलप करा है, खूब प्रैक्टिस करी है, खूब जबरदस्त तूफानों के अंदर अपनी नाव को प्रैक्टिस करवाया है खुद को ले जाकर, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने खूब मेहनत करी है, तब जाके इन्होंने सपना देखा है, यही नहीं कि केवल सपना देखने के लिए बैठे हुए हैं। फॉर द वॉयज दे हैव बीन परफेक्टिंग देयर सीफेयरिंग स्किल्स। सीफेयरिंग का मतलब होता है समुद्री यात्रा। लिख लो, अगर कोई शब्द ऐसा होता है जो काफी मुश्किल है और उसे लिखने की जरूरत लगती है, तो तुम वीडियो पोस्ट करके या वीडियो के साथ साथ अपने उस नोट में लिख सकते हो उसका हिंदी में मीनिंग। और अगर कोई वर्ड रह जाता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉर द वॉयज, समुद्री यात्रा के लिए, दे हैव बीन परफेक्टिंग देयर सीफेयरिंग स्किल्स, उन्होंने अपनी समुद्री स्किल्स को, मतलब समुद्री यात्रा करने के लिए जो कौशल होना चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए, उन्होंने अपने उस कौशल को खूब डेवलप करा है। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 साल से। सोचो अगर ये सपना देख रहे हैं तो सिर्फ ये सपना नहीं है, कोई बिजनेसमैन और उसकी वाइफ पिछले 16 साल से इस चीज की किस में लगे हुए हैं, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो वाक्य में उनके लिए ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि 16 साल तो भाई बहुत होते हैं, 16 साल में दुनिया बदल जाती है। और इन्होंने अपने पिछले 16 साल खूब प्रैक्टिस करी है समुद्री यात्रा की, अपनी उस स्किल को क्या करा है, डेवलप करा है, बेहतर बनाया है। ऐसे ही नहीं नाव में बैठे और चल दी है ना, खुद को डेवलप बनाया और बेहतरीन बनाया है। सपना देखने में कोई बुराई नहीं होती, सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो उस बात में बुराई है, समझ रहे हो ना। बी पॉइंट देखते हैं। दे हैव गॉट अ प्रोफेशनली बिल्ट, इन्होंने खुद को कैसे, हाँ, खुद को किस तरह से बिल्ड करने की कोशिश करी है, प्रोफेशनली। मतलब आमतौर पर जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले, ऐसे लोग नहीं है ये, इन्होंने खुद को पर्टिकुलरली प्रोफेशनल बनाया इस काम में, क्योंकि भाई समुद्री यात्रा कर रहे हैं। और सुनने में ये शब्द बहुत आसान लग रहा है, समुद्री यात्रा, ठीक है, अच्छों की हालत खराब हो जाती है। 23 मीटर एंड 30 टन वुडन बोट, इनकी जो बोट है वो लगभग 23 मीटर लंबी है और लगभग 30 टन की है, अंदाजा लगाओ 30 टन। वेव वॉकर, जिसका नाम है वेव वॉकर, बताओ बोट का कितना बढ़िया नाम है, वेव वॉकर, मतलब लहरों के बीच चलने वाली, इसका मतलब। द बोट हैज बीन टेस्टेड फॉर मंथ इन द रफेस्ट ऑफ द वेदर्स, और इस बोट को ये डायरेक्ट समुद्री यात्रा में नहीं लेकर जा रहे हैं, इस बोट को इन लोगों ने पहले कई बार क्या करा है, टेस्ट करा है। इन्होंने इस बोट के साथ पहले कई बार यात्रा करी है, ऐसे ऐसे मौसम में जो बहुत ही ज्यादा तूफानी हुआ करते थे।
मतलब ये नहीं कि बोट को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया इन्होंने, यात्रा पर ले गए, नहीं, इन्होंने पहले उस बोट में बैठकर खूब छोटी छोटी यात्राएं करी हैं और ऐसी ऐसी यात्राएं करी हैं जो तूफानी मौसम हुआ करता था। ठीक है, मतलब इन्होंने इस चीज को पहले से ही महसूस कर लिया है कि तूफान में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब इनकी शुरू होगी समुद्री यात्रा। तो देखो, तुम देख सकते हो पॉइंट्स के अंदर मैंने समरी में एक छोटे से छोटा पॉइंट भी नोट डाउन कर दिया है ताकि तुम पूरी तरह से समरी का आनंद ले सको। दूसरी चीज ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि काफी कुछ सीखने लायक बातें हमें यहाँ पर मिलने वाली है। द बिगिनिंग ऑफ द वॉयज, तो तुम देख सकते हो अगला बोल्ड लेटर का हेडिंग आ गया है, द बिगिनिंग ऑफ द वॉयज, मतलब अब ये अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तुम्हें मालूम है जब भी कोई चीज हम नई नई शुरू करते हैं स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आता है ना, अच्छा लगता है। अच्छी बात है कि बाद में भी अच्छा ही लगे। मैं तो यही कोशिश करता हूं हर किसी को, जब भी कोई बंदा नई चीज शुरू करता है या कोई भी अपने जीवन में नया काम करता है, स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता ही लगता है, उसको बाद में भी अच्छा लगे और हर समय क्या लगे, अच्छा लगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कुछ चीजें अच्छी होती है तो कभी कुछ चीजें बुरी होती हैं। समझदारी वाली बात यह कि बुरी चीजों में भी अच्छे से समझकर काम करो, उसको अच्छा मानकर काम करो, फिर वो बातें निकल जाएंगी। तो वही बात इनके साथ हुई। इनकी जब यात्रा शुरू होती है तो स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आता है। इनका जो फर्स्ट टाइम पीरियड होता है वो तो बहुत आसानी से निकलता है, शुरू के कुछ किलोमीटर्स तो ये बहुत अच्छे से पास आउट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो तूफान आता है वो मैं शब्दों में नहीं बताऊंगा, वो पढ़ने के बाद बताऊंगा। तो ए पॉइंट देखते हैं जब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में द नरेटर टुगेदर विद हिज वाइफ, लेखक अपनी पत्नी के साथ एंड किड्स और अपने बच्चों के साथ। तो देखो बच्चों के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है। सन है जोनाथन जिसकी एज है 6, मतलब 6 वर्ष, 6 साल का है ये। एंड डॉटर सुजैन, और इसकी लड़की है 7 साल की। सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, तो ये शुरुआत करते हैं इंग्लैंड प्लाईमाउथ से और अपनी समुद्री यात्रा की वो शुरुआत कर रहे हैं जुलाई 1976 में। डेट का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि मैंने प्रॉपर पॉइंट्स लिख रखे हैं तो तुम्हें छोटी से छोटी चीज का भी अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा। ठीक है, द इनिशियल पीरियड ऑफ द जर्नी फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन प्रूव्स टू बी क्वाइट प्लीजेंट। तो इनकी जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, मतलब जब इनकी यात्रा शुरू हुई है, जो स्टार्टिंग का पीरियड है, तो स्टार्टिंग के पीरियड में तो बहुत ही आनंद आता है, क्वाइट प्लीजेंट लिखा हुआ है ना। इनकी जो स्टार्टिंग की जर्नी थी वो कहां से कहां तक थी, इन्होंने वेस्ट कोस्ट से लेकर केप टाउन तक की शुरुआत करी। अमेरिका का ही छोटा सा पार्ट है केप टाउन, वहां पर ये पहुंचे अफ्रीका से थोड़ी। और इनकी ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही, मतलब स्टार्टिंग का टाइम पीरियड कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत आनंद रहा, बहुत ही सुखद तरीके से इनका वो टाइम पीरियड निकल गया, अच्छा लगा कुल मिलाकर, है ना। और कहां से कहां तक, अफ्रीका के वेस्ट कोस्टल एरिया से केप टाउन तक। ठीक है, बी पॉइंट देखते हैं। बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने से पहले, मतलब अब ये ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। दे एम्प्लॉय 2 क्रूमैन, इन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन को एम्प्लॉय कर लिया। क्रूमैन का मतलब होता है 2 ऐसे कर्मचारी या 2 ऐसे प्रोफेशनल या 2 ऐसे पर्सन जो इस तरह की यात्रा के माहिर होते हैं। हम ये कह सकते हैं जो इन्हें समुद्री यात्रा में क्या करने वाले हैं, हेल्प। अगर बाई चांस तूफानी बात हो जाती है, अगर ऐसा मौसम बिगड़ जाता है जिसमें ये लोग समझ ना पाए कि क्या करना चाहिए, तो उसकी मदद के लिए इन्होंने क्या, किन 2 लोगों को अपने साथ एम्प्लॉय कर लिया, 2 क्रूमैन, है ना, जो इनकी हेल्प करेंगे मुसीबत के समय पर। ठीक है, दूसरी चीज, ये खुद इतने डेवलप है, ये जो हस्बैंड वाइफ है
ये खुद इतने डेवलप है कि खुद को बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी जरूरत के लिए इन्होंने 2 क्रूमैन रख लिए। तो क्या जा रहा है भाई, रख लिए, उन्हें पेमेंट तो कर ही देंगे ये, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो नेम भी बता रखे, नेम है लैरी वाइजिल एंड हर्ब सीजलर। तो ध्यान रखना, एक का नाम था लैरी और दूसरे का नाम था हर्ब। अब ये लड़का है लड़की उससे कोई मतलब ही नहीं, तो इनके नाम की बड़ी दिक्कत रहती है। टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज। इन्होंने इनको इसलिए रखा था ताकि ये टैकल कर सके इस तरह की समस्या को जो भी समुद्र से संबंधित होने वाली थी, है ना। टैकल का मतलब होता है निपटाना, और वर्ल्ड रफेस्ट सीज मतलब दुनिया का जो बहुत ही खतरनाक समुद्र था उससे बचाने के लिए। और वो क्या है, द साउथर्न इंडियन ओशियन। खतरनाक है बहुत, अभी शायद तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों ने एसएसटी में ज्योग्राफी का पार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें इंडियन ओशन के बारे में काफी नॉलेज होनी चाहिए। और नहीं तो तुम यूट्यूब पर इसकी वीडियोस देख सकते हो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये कितनी खतरनाक चीज है ना। साउथर्न इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का साउथ वाला हिस्सा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुम समझ सकते हो इन्होंने 2 क्रूमैन क्यों रखे थे अपने साथ, खुद को सुरक्षित करने के लिए, ताकि ये हमारी मदद करे। हाँ, सी पॉइंट देखते हैं। द सेकेंड डे दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अलार्मिंग वेव्स। तो अगले ही दिन इन्हें सामना करना पड़ा। अगले दिन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है अगले ही दिन, अगले दिन का मतलब यहाँ पर ये अगले पीरियड में। ठीक है, एक पीरियड निकल गया, दूसरा पीरियड मतलब जब ये कहां पर एंटर कर जाते हैं, केप टाउन की तरफ, और केप टाउन से कहां पर जा रहे हैं, इंडियन ओशियन की तरफ। ठीक है, तो उसका दूसरा दिन, पीरियड दूसरा है ये। कभी तुम सोचो यात्रा का दूसरा दिन है, यात्रा का दूसरा दिन नहीं है। तुम गौर कर सकते हो यात्रा कब स्टार्ट करी थी, 1976 में। ठीक है, तो ये जो सेकंड डे है ना, ये इनकी जर्नी का सेकंड डे नहीं है, ये इनके उस एरिया का सेकंड डे है जहां पर ये अभी एंटर कर गए। ठीक है, कहां की तरफ जा रहे हैं, इंडियन ओशियन की तरफ। तो इंडियन ओशियन में भी इनका पहला दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, लेकिन दूसरे दिन में मजा आएगा। अब तो देखते हैं दूसरे दिन में इनके साथ क्या हुआ। द सेकेंड डे दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स। दूसरे दिन इन्हें सामना करना पड़ा। एनकाउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना, या सामना करना, या निपटना। इन्होंने मुकाबला करा या सामना करा स्ट्रॉन्ग विंड के साथ, मतलब खतरनाक हवाओं के साथ, एंड अलार्मिंग वेव्स। अलार्मिंग का मतलब भी वही होता है भयभीत कर देने वाली, डरावनी। वेव्स का मतलब होता है लहरें, तूफानी। ठीक है, बाय दिसंबर 25, जब 25 दिसंबर का दिन आया, दे मैनेज टू रीच 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो केप टाउन के ईस्ट में ये 3500 किलोमीटर कवर कर चुके थे जैसे तैसे करके। तुम अंदाजा लगा सकते हो, रास्ते में इनको खूब तूफान का सामना करना पड़ा, और आखिरकार इन्होंने जैसे तैसे ईस्ट की तरफ केप टाउन में प्रवेश कर लिया। और लगभग कितना डिस्टेंस कवर कर लिया भाई, 3500 किलोमीटर्स। डिस्पाइट द बैड वेदर, मतलब इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी, द फैमिली सेलिब्रेट्स क्रिसमस ऑन द बोट। इन्होंने फिर भी क्रिसमस सेलिब्रेट करा अपने बोट पर, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना 25 दिसंबर, है ना। बेशक इनकी जर्नी बहुत बुरी रही, मतलब दूसरा पड़ाव जो था इनकी जर्नी का वो काफी खराब रहा, लेकिन फिर भी इस बात की खुशी नहीं है कि ये लोग सही सलामत एक साथ जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक। तो सेलिब्रेट करना तो बनता है, तो इन्होंने क्रिसमस मनाया। हाउएवर द वेदर वर्सन्स विद द पासिंग टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मौसम और ज्यादा बेकार होता जा रहा था। और ध्यान रखना, अभी तो इनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई हैं, अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो मुश्किलों की शुरुआत है। कमाल की बात तो तब होगी जब इतनी खतरनाक तूफान आएगा कि बोट का सिरा ही बदल जाएगा। पता है, बोट पलटने को हो जाएगी। बोट पलटेगी तो नहीं, लेकिन हाँ, उसके अंदर जो लेखक है ना, जो नरेटर है, जो बिजनेसमैन है, वो तूफान के साथ उड़कर पानी में चला जाएगा, है ना। तूफान इतनी तेजी से आएगा पानी के साथ, और वो किसको उड़ाकर ले जाएगा, लेखक को। तो लेखक पानी के अंदर दब के जाके गिरेगा, और उसको ऐसा महसूस होएगा जैसे कि वो अनकॉन्शियस हो गया है।
1 मिनट को बिल्कुल उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसके अंदर की जान खत्म हो गई है। वो ये मान लेगा कि मेरी मौत अब नजदीक है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, एक जबरदस्त तूफान और आएगा और वही तूफान पानी के साथ उसे वापस किसमें लेकर जाके फेंक देगा, बोट के अंदर। ये बात थोड़ी सी फनी भी है कि तूफान ने उसे पहले उठा के बाहर फेंक दिया, फिर तूफान ने उसे उठाकर वापस बोट में फेंक दिया। जैसे ही वो बोट में आके गिरेगा तो वो दीवार के साथ टकराएगा और उसकी रिब्स और उसके दांत टूट चुके होंगे। लेकिन फिर भी देखो बंदा हार नहीं मानेगा, से रखते ही उस तक आएगा, व्हील तक जो सामान लेकर होता है ना बोट को। तो खैर अभी कहानी पर वापस आ जाते हैं। कहानी सुनाने को तो मैं इस तरह से पूरी सुना दूं, लेकिन उतना प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं बन पाता है। तो पॉइंट वाइज समझते हैं तो तुम्हें कुछ शब्द भी याद होने लगते हैं ना, और नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं तो अच्छा तरीका है वो पढ़ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोल्ड लेटर का हेडिंग आ गया है। हाँ, इसको हम पढ़ते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी, इसको हम कहते हैं दुर्गति। कहते नहीं है, इतना जबरदस्त तूफान आया, हर जगह क्या हो गई, दुर्गति हो गई। दुर्गति मतलब हर जगह, मतलब बर्बादी हो गई है ना, दुर्गति हो जाना। तो अब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि दुर्गति क्या है। द अटैक ऑफ ह्यूज वेव। ह्यूज वेव, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, अत्यधिक विशाल, भयंकर। और वेव का मतलब होता है लहरें। मतलब ऐसी कौन सी लहरें आई, ऐसा कौन सा तूफान आया जिसने इनकी क्या कर दी, दुर्गति कर दी। तो देखते हैं अब जरा। ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ January 2, तो जब 2 जनवरी की सुबह होती है, ठीक है, बिल्कुल सुबह, द फैमिली फेसेस स्ट्रॉन्ग माइटी वेव्स। माइटी का मतलब होता है राक्षसी, लेकिन यहाँ पर राक्षस वर्ड नहीं है, यहाँ पर है भयभीत कर देने वाली, खतरनाक, भयंकर, है ना। तो परिवार को सामना करना पड़ा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दानव वाली लहरों का, स्क्रीमिंग विंड्स, भयभीत कर देने वाली हवाओं का। मतलब हवाएं बहुत तेज चलने लगी थी, आसमान काला हो चुका था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें। दे अटेम्प्ट टू स्लो डाउन द बोट बाय ड्रॉपिंग द स्टॉर्म जिव। इन्होंने कोशिश करी अपनी खुद की बोट को धीमा करने के लिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो बोट होती है, बोट के ऊपर तुमने तिरपाल देखी होगी, नीले कलर की तिरपाल निकली भी होती है, उसे कहते हैं जिव। इसे तब बढ़ाते हैं जब स्पीड को कम करना होता है तूफान वगैरह में। ये नॉर्मल सिचुएशन में भी कम करना पड़ता है। नॉर्मल सिचुएशन में तो खैर हम वैसे ही कम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन तूफान में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, बोट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है तूफान के केस में। तो लेखक ने क्या करा, उसने तुरंत वो तिरपाल ऊपर से घेर दी ताकि उनके बोट की स्पीड धीमी हो जाए। भाई तूफान तो मानेगा नहीं, तूफान तो अपनी स्पीड को कम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अगर कम करनी है स्पीड तो इन्हें ही करनी पड़ेगी। तो इन्होंने वो स्टॉर्म जिव गिरा दी ताकि इनकी जो बोट की स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाए, कम, मतलब खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट। दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो बाय डोनिंग लाइफ जैकेट्स। डोनिंग का मतलब होता है पहन लेना या ओढ़ लेना। तो इनके पास लाइफ जैकेट्स थी भाई। जब समुद्री यात्रा पर निकलते हैं या कोई एडवेंचर वाले काम पे निकलते हैं तो यूं ही नहीं निकलते हैं, बहुत सारा सामान लेकर चलते हैं। तो इन्होंने अपने साथ लाइफ जैकेट्स रख रखी थी। लाइफ जैकेट्स नॉर्मल जैकेट्स होती हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे चीजों से बनी भी होती है ताकि अंदर से बॉडी को सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लाइफ जैकेट्स। तुमने देखा होगा वाटर प्रूफ टाइप की होती है उस तरह से, ठीक है। तो इन्होंने खुद को तैयार कर लिया, किसके लिए, सबसे बेकार दृश्य के लिए। इन्होंने खुद को लाइफ जैकेट्स, मतलब लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन ली। एंड ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स का मतलब होता है प्लास्टिक के कपड़े जो बारिश से या पानी से जल्दी गीले नहीं होते, पानी अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। ऑयल स्किन्स का मतलब होता है प्लास्टिक के कपड़े। लेटर इन द इवनिंग, और फिर शाम में, अ परफेक्टली वर्टिकल ह्यूज ट्रीमेंडोज वेव। ट्रीमेंडोज बहुत ही खतरनाक शब्द आ रहे हैं भाई। अभी तक क्या आया था, वेव्स के लिए वर्ड आया था माइटी, वेव्स के लिए वर्ड आया था स्क्रीमिंग,
और वेव्स के लिए एक वर्ड स्टार्टिंग में आया था भाई, कोई बात नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है। स्टार्टिंग में वेव्स के लिए काफी अलग अलग शब्द आए थे, भयंकर है ना। अब आ गया ट्रीमेंडोस। ट्रीमेंडोस का मतलब भी वही होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मतलब इतना खतरनाक तूफान आया जो बिल्कुल इनकी वोट के ऊपर ही आ गया। और ये वही केस है जो मैंने बताया था, इनकी वोट उल्टी होते होते बचेगी बस, लेकिन उल्टी तो नहीं हो पाएगी। हाँ, उसके अंदर जो लेखक है वो उड़कर जरूर बाहर गिर जाएगा समुद्र में इस बार। तो देखो, लेटर इन द इवनिंग, फिर बाद में शाम में, अब परफेक्टली वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधी, जो तूफान था वो सीधा किस पर आया, इनकी वोट पर आके गिरा। अब परफेक्टली वर्टिकल ह्यूज ट्रीमेंडोस वेव हिट्स द डेक ऑफ द बोट। जो बोट का मेन डेक था, मतलब उसका जो कोना था, वो पूरी तरह से हिल गया। थ्रोइंग द नरेटर ऑफ द बोट, और उसने लेखक को उठाकर ऑफ कर दिया, बाहर फेंक दिया बोट से। ऑफ द बोट लिखा हुआ है ना, बोट से बाहर फेंक दिया। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब देखो लेखक की कितनी बुरी, देखो दिखने में कितना सिंपल लग रहा है कि पानी आया और पानी की वजह से वो आदमी उड़कर बाहर चला गया, हालत खराब हो जाती है। ऐसे में तूफान तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक रहा है, बहुत हालत खराब हो जाती है। एक क्षण को तो लेखक को भी ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे अंदर सांस नहीं बची है, अब मैं पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका हूं, मैं अपनी मौत को स्वीकार करता हूं, उसको ऐसा लगा। लेकिन किस्मत का खेल अलग होता है, उसी तूफान ने वापस उठा के उसे कहां फेंक दिया, बोट के अंदर फेंक दिया। तो देखते हैं, ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ। देखो इसने मान लिया था कि ये डेथ की अब निकट है, मतलब मृत्यु इसकी अब नजदीक है, इसने ये बात मान ली थी, मतलब इसने ये बात स्वीकार कर ली थी कि मैं तो अब मरने वाला हूं। एंड बिगेंस टू लूज कॉन्शियसनेस, और इसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी, खोनी शुरू कर दी थी। द बोट इज जस्ट अबाउट टू ओवरटर्न, और इसकी जो बोट थी वो लगभग ओवरटर्न करने ही वाली थी, मतलब पलटने वाली ही थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताया पलटी तो नहीं थी। When another huge wave comes, जब दूसरी विशाल लहर आई, and turns it right back, और उसने उसे वापस सीधा कर दिया। The narrator grabs the guard rail, guard rail का मतलब होता है, रेल का मतलब यहाँ पर पटरी है, और गार्ड का मतलब होता है रक्षी। कहने का मतलब ये बोट के बाहर कुछ, अगर बाई चांस कोई डूब जाता है तो उसके सहारे पकड़कर बोट तक पहुंचा जा सकता है। तो उस चीज को पकड़ने की कोशिश करी थी किसने, लेखक ने। देखो गिरा था तूफान के अंदर समुद्र में, लेकिन फिर भी बंदा कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। ये चैप्टर तो मैं सिखा रहा है कि किस तरह से तूफान का सामना करो, ना कि हार मान लो, और ये जीतेंगे, ये सुरक्षित पूरा परिवार पहुंचेगा अपनी मंजिल तक। देखो कैसे। द नरेटर ग्रैब्स, ग्रैब्स का मतलब होता है पकड़ना, मतलब वो पकड़ने की कोशिश करता है किसको, गार्ड रेल्स को, मतलब कि रक्षी पटरी को जो बोट के साथ लगी हुई होती है। एंड सेल्स इनटू द बोट, और वो बोट में इस तरह से घुसता है। ही सफर्स इंजरी इन हिज रिब्स एंड माउथ, तो उसकी जो पसलियां होती है और उसका जो माउथ होता है उस पर दुनिया भर की क्या आती है, चोट। इसकी पसली की भी हड्डी टूट जाती है और इसके दांत भी टूट जाते हैं। सोचो कितनी बुरी हालत है बंदे की, फिर भी इसको यात्रा करने की लगी भी है, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।